नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो किसी महागाथा से कम नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी की कहानी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी और देखते ही देखते भारत की शासक बन बैठी। इसी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है व्यापार की, बेहिसाब महत्वाकांक्षा की और आखिर में एक जीत की। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर कैसे मुट्ठी भर व्यापारियों की एक कंपनी ने इतने बड़े पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले, सबसे अविश्वसनीय किस्सों में से एक है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक व्यापारी की महत्वाकांक्षा, फिर देखेंगे कि कैसे फैक्ट्रियां किलों में बदल गईं। इसके बाद वो दौर जब व्यापार जीत में तब्दील हो गया, फिर क्राउन की पकड़ कैसे मजबूत हुई और आखिर में कंपनी राज का अंत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 16वीं सदी के बिल्कुल आखिर की। कुछ अंग्रेज व्यापारी थे जिनकी आंखों में एक सपना था, पूरब के साथ व्यापार करके खूब सारा मुनाफा कमाने का सपना। और फिर साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन मर्चेंट एडवेंचरर्स को एक शाही चार्टर दे दिया। यहीं से जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक बात साफ कर दें, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, बिजनेस, व्यापार, साम्राज्य बनाना। तो आप सोचिए उनके दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं था। तो जब कंपनी भारत आई तो उन्होंने शुरुआत की छोटी छोटी ट्रेडिंग पोस्ट से, जिन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। ये बस सामान रखने की जगहें थीं। लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ये व्यापार के केंद्र कब सत्ता के मजबूत किलों में बदल गए, ये अपने आप में एक कहानी है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये कंपनी की धीमी लेकिन लगातार तरक्की को दिखाती है। सोचिए, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। फिर 1613 तक सूरत में एक पक्की फैक्ट्री बन जाती है। आगे चलकर मद्रास और फिर बॉम्बे। देखते देखते 1717 आते आते कंपनी ने भारत के तटों पर अपने पैर बहुत मजबूती से जमा लिए थे। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां कंपनी का मकसद पूरी तरह से बदल गया। व्यापार का इरादा अब जमीन पर कब्जा करने और राज करने की भूख में तब्दील होने वाला था। 1757, प्लासी का युद्ध। बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया, सब कुछ। ये वो पल था जिसने कंपनी के व्यापारी होने और उसके बादशाह बनने के बीच एक लकीर खींच दी। असल में ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह का तख्ता पलट था। अब ये देखें कि बदलाव कितना बड़ा था। 1757 से पहले कंपनी क्या थी? बस मुनाफा कमाने वाले व्यापारी। और 1757 के बाद वो बन गए शासक, जो सीधे लगान वसूलते थे। पावर का जो पूरा बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से पलट चुका था। अगर प्लासी की लड़ाई ने कह सकते हैं एक दरवाजा खोला था, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई ने उस दरवाजे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। इस जीत के बाद कंपनी को दीवानी के अधिकार मिल गए। मतलब ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर प्रांत थे, उनका सारा का सारा रेवेन्यू अब सीधे एक प्राइवेट कंपनी की तिजोरी में जा रहा था। अब देखिए हालात कितने अजीब हो गए थे। कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई। एक तरफ कंपनी के ऑफिसर मालामाल हो रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी खुद दिवालिया होने के कगार पर थी। इसी अजीबोगरीब सिचुएशन ने ब्रिटिश सरकार को दखल देने पर मजबूर कर दिया। हो ये रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना प्राइवेट बिजनेस करके जबरदस्त पैसा बना रहे थे। इससे बंगाल तो बर्बाद हो ही रहा था, पर कंपनी को भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। यही भ्रष्टाचार, यही मिसमैनेजमेंट था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर किया कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। तो पहला कदम उठाया गया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के मामलों में सीधे सीधे दखल दिया। उन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बॉम्बे और मद्रास को उसके अंडर कर दिया। एक तरह से पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक कह सकते हैं डुअल कंट्रोल वाला सिस्टम बनाया। मतलब कंपनी के डायरेक्टर तो अपना व्यापार संभालेंगे, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री मामले वो सब लंदन में बैठा एक सरकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा था। सरकार के हाथ में सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मामले थे और कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में सिर्फ कमर्शियल काम।
सीधे शब्दों में कहें तो अब कंपनी ब्रिटिश सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही थी। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगले 40 सालों में एक के बाद एक चार्टर एक्ट्स आते गए और कंपनी की ताकत को धीरे धीरे खत्म करते गए। देखिए, 1813 में व्यापार पर उसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। फिर 1833 तक वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई और 1853 में तो सिविल सर्विसेज में भर्ती करने का हक भी उससे छीन लिया गया। धीरे धीरे सारे पर कतर दिए गए। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। कंपनी का राज अब लड़खड़ा रहा था और फिर एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने, कह सकते हैं, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1857 का विद्रोह, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये एक जबरदस्त झटका था। इसे घटना ने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश पर हुकूमत नहीं कर सकती। ये उसके बस की बात नहीं थी। 1858, ये साल, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत। इसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत का पूरा कंट्रोल अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। इस एक्ट में साफ साफ लिखा था, भारत पर शासन क्राउन द्वारा और क्राउन के नाम पर किया जाएगा। बस यहीं पर कंपनी राज का दी एंड हो गया और ब्रिटिश राज की ऑफिशियली शुरुआत हुई। और इस बड़े बदलाव को दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक चेंज भी किया गया। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय यानी क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। तो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर एक पूरे साम्राज्य पर राज करने का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी एक देश की सरकार बन जाती है तो वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।